मंथ एंड पे टैक्सेशन की कौन कौन सी प्रोविजंस को हमने रिकॉर्ड करना है, कौन से लेजर्स को हमने रिकंसाइल करना है, उनको रिकंसाइल करने का पर्पस क्या है और अगर हम नहीं करते तो उसका क्या रिस्क है। आज के इस लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब जॉब्स की कोई इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं या किसी जॉब की जेडीज के अंदर लिखा होता है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ मंथ एंड क्लोजिंग। तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो क्लोजिंग है वो क्या चीज़ है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को अब हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट बिजनेस के अंदर और डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर आप अक्सर आप देखते होंगे या इवन आप जॉब मैनेज कर रहे हैं तो डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्राइमरी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो तकरीबन हर बिजनेस के अंदर फॉल करती हैं और उसको अगर हम टाइमली बेसिस पे उसकी कंप्लाइंस या रिकंसलेशन नहीं रखते तो उसके ऊपर फर्दर हमें नोटिस भी रिसीव होते हैं और बाद में उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम स्टडी करने लगे हैं कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के बाद जो इनपुट और आउटपुट का लेजर है, इनपुट एंड आउटपुट का जो लेजर है उसको हमने रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल किस तरीके से करना है कि एक तरफ हमारे पास अवेलेबल होता है सिस्टम, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर लेजर अवेलेबल है, और एक तरफ हमारे पास सेल टैक्स रिटर्न का डाटा आ रहा है, यानी कि जो हम रिटर्न फाइल करते हैं। तो सिस्टम के मुताबिक लेट्स से सिस्टम में सॉफ्टवेयर के अंदर रिटर्न फाइल करने के बाद जो बैलेंस आना चाहिए, मतलब इसके अंदर आउटपुट में आपको पता है कि इनपुट और आउट जो इनपुट होता है ये तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब ये है कि ये बैलेंस जब तक हम सेल नहीं करते तब तक ये जस्ट नहीं होगा, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर लेट्स से इसमें 10 मिलियन का बैलेंस है और एक महीने आपने 5 मिलियन का आउटपुट एडजस्ट कर दिया तो रिमेनिंग 5 मिलियन इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अब ये जो 5 मिलियन है ये तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तब तक जब तक कि आउटपुट आपके पास अवेलेबल ना हो, मतलब सेल अवेलेबल ना हो। लेकिन जो आउटपुट टैक्स का लेजर है ये ओनली फॉर 1 मंथ है, ये ओनली फॉर 1 मंथ है। मतलब ये है कि ये चूंकि एक करंट लाइबिलिटी है, हमने कस्टमर से रिसीव किया और उसके बाद गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल इस लेजर के अंदर लेट्स से सेल टैक्स पेबल का लेजर है, यानी कि आउटपुट टैक्स का, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मार्च की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, मार्च की रिटर्न का बैलेंस बनता है 5 मिलियन, तो जब रिटर्न फाइल होगी तो ये 5 मिलियन से डेबिट हो जाएगा और ये 5 मिलियन से क्रेडिट ऑलरेडी है, तो इसका बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड है वो नील होना चाहिए, कोई इसमें बैलेंस अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसका ये एंट्री करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट हम कर देंगे आउटपुट टैक्स का लेजर और क्रेडिट हम कर देंगे इनपुट टैक्स का लेजर। अगर कोई एडजस्ट हो रहा है लेट्स से 90% यहाँ से एडजस्ट हो गया, और क्रेडिट हम कर देंगे बैंक का लेजर 10% से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटपुट का जो टैक्स का जो लेजर है इसने मंथ एंड के ऊपर हर सिचुएशन में नील होना है, मतलब किसी भी सिचुएशन में इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, उस सिचुएशन में लाजमी होगा कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो रिवर्स आपने करनी है, रॉन्गली रिपोर्ट हो गई है तो बैलेंस होगा, लेकिन वो भी आइडेंटिफाइड होगा। मतलब यह है कि ये सेल टैक्स पेबल का जो लेजर है जो कि करंट लाइबिलिटी में आना है, ये आपने मेक श्योर करना है कि मंथ एंड के ऊपर इसका जो बैलेंस है वो या तो जीरो होगा, अगर जीरो नहीं होता तो एटलीस्ट वही बैलेंस होगा जो 1 माह का है, 1 माह से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्यूमुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब इस लेजर में कोई इशू है, आपका सेल टैक्स रिटर्न और जो सिस्टम है ये रिकंसाइल नहीं है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये बैलेंस आप रिपोर्ट करते हैं, ऑडिटर की तरफ से रिक्वायरमेंट आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, या टैक्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है जब बैलेंस शीट हम रिपोर्ट करते हैं कि इस लेजर में बैलेंस क्यों आ रहा है। ये भी पॉसिबल है दूसरे एंगल से कि आपकी रिटर्न के अंदर कोई मसला है, मतलब आप सही तरीके से रिकॉर्डिंग सही नहीं कर रहे, ये डबल एंट्री ठीक नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कंक्लूजन ये है कि आउटपुट का टैक्स का जो लेजर है ये 1 माह के अंदर चार्ज होगा और 1 ही माह के अंदर पेबल होगा। मतलब 31 मार्च तक जो हमने चार्ज किया है वो 18 अप्रैल तक हमने रिटर्न सबमिट करनी है मार्च की। तो जब रिटर्न सबमिट हो जाएगी तो बैलेंस नील होगा, सिर्फ 1 माह का बैलेंस आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है जो मंथ एंड पे आपने चेक करना है। अगर आपका ये कंट्रोल वीक है, अगर आपको इसको रिकंसाइल नहीं कर रहे, तो फिर आपके सिस्टम में या सेल टैक्स रिटर्न में कोई ना कोई मसला है जो कि एक्यूमुलेट हो रहा है, और आपको पता है कि टैक्स के अंदर जब भी मसले आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो वो एक बड़ा रिस्क है उसको क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये पॉइंट देखना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स के लेजर चल रहे होते हैं। विद होल्डिंग टैक्स में कौन सा आता है, 149 आ जाता है जो कि सैलरी वाला है, 153 आ सकता है, इसके अलावा 155 आ सकता है, और कोई अदर आ सकते हैं अगर वो कमीशन वगैरह पे आपने डिडक्ट किया है। तो इन सारे लेजर्स के जो बैलेंस है वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि विद इन 7 डेज हमने ये जो टैक्स है डिपॉजिट करवाना है, लेकिन मार्केट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर एक प्रैक्टिस चलती है
कि इसको मंथ एंड पे जाके महीने बाद जमा करवाया जाता है, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल होती है लेकिन टैक्स हम मंथली जमा करवा रहे होते हैं। हर कोई 7 डेज के अंदर इसको जमा नहीं करवाता, कुछ जगह पे करवाया भी जाता है लेकिन हर कोई इसको फॉलो नहीं करता और आमतौर पर मंथली इसको जमा करवाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 149 में जो बैलेंस है वो भी 1 माह का अवेलेबल होना चाहिए। 153 में भी 1 माह का, सिर्फ वो बैलेंस जो आपने जमा करवाना है। अगर इसमें वो बैलेंस ज्यादा है या आपने पिछली कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कैरी की हुई है, जमा नहीं करवाई, तो आपने उसको मंथ एंड पे रिकंसाइल करना है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 मिलियन का बैलेंस है जो एक्चुअल में होना चाहिए और सिस्टम में आ रहा है 2.1 का। तो ये जो 1.1 है ये कौन सा बैलेंस है, ये मैंने क्यों होल्ड किया हुआ है? कोई ट्रांजैक्शन रिवर्स होनी है, कोई एनटीएन का मसला है, कोई सीएनसी का मसला है, कोई भी इशू है, जेन्युइन इशू है जिसकी वजह से मैंने इसको विद होल्ड किया हुआ है, यानी कि इसको मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने जमा अभी तक नहीं करवाया। तो पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लेजर भी मंथ एंड पे आपने रिव्यू करने हैं कि इसके अंदर जो बैलेंस आ रहा है क्या वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि रिकॉर्डिंग की जाती है, फाइलिंग की जाती है, लेजर की रिकंसिलेशन कोई नहीं होती। तो जब लेजर सालों साल चलते जाते हैं तो आप अंदाजा कर लें कि अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो कितना बड़ा इसका रिस्क होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप है कि हमने जो हमारा टर्नओवर टैक्स है उसकी प्रोविजन रखनी है, हमारी जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसकी प्रोविजन रखनी है। इसलिए टर्नओवर भी हो सकता है, नॉर्मल टैक्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आपको पता है कि साल के एंड पे जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सेल, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, फिर आता है यहाँ पे जीपी, फिर यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और उसके बाद आता है टैक्स। तो ये जो टैक्स है ये कितने महीनों का होता है? 12 महीने का, क्योंकि अकाउंट्स कितने माह के बनते हैं? 12 माह के। अब अगर आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी मंथ एंड कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम आज की डेट में इसकी एक कैलकुलेशन करेंगे जो कि प्रोविजन क्रिएट करेंगे कि ये जो टैक्स है लेट्स से मेरा बनता है 1 मिलियन, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये बनता है 12 मिलियन, तो डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे तो हमारे पास 1 मिलियन एक फिगर आएगी। वो फिगर हम क्या करेंगे? हर महीने एज ए प्रोविजन बुक करेंगे। अब ये अगर तो आप एक्चुअल काउंट्स बना सकते हैं, कोई सिस्टम अवेलेबल है या आप इसमें एफर्ट कर सकते हैं, तो फिर तो हमें एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं बनाते तो आप लास्ट ईयर की परसेंटेज देखें कि लास्ट ईयर पे आपने टैक्स का कितना परसेंट आपने पे किया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने लिखा कि जी 12 मिलियन पे किया है, तो आप 12 मिलियन को लास्ट ईयर के टर्नओवर पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल टर्नओवर था 100 मिलियन, तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। उस परसेंटेज के मुताबिक हर महीने मंथ एंड पे जो एक प्रोविजन टैक्स की रिकॉर्ड करते जाएं, वो क्या होगी? हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे जो बिजनेस टैक्सेस है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम कर देंगे डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। और उसके बाद हम क्रेडिट क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यानी कि इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेशन, ये कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो ये हर महीने एक एंट्री चलती जाएगी जो साल के एंड पे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोविजन है और ये एक्चुअल है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो एक्चुअल ज्यादा होगा या प्रोविजन ज्यादा होगा, जो भी होगा इसकी एक एडजस्टमेंट बन जाएगी जो कि हम कैरी कर लेंगे। अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते तो होगा क्या कि जो मंथ एंड पे आप प्रॉफिट अपना जो रिपोर्ट बनाते हैं जीपी की या प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसके अंदर अगर टैक्स रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? अंडरस्टेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिलियन प्रॉफिट टैक्स बनता है और आपका प्रॉफिट आ रहा है लेट्स से 15 मिलियन का, और अगर आप यही सिर्फ दिखा दें तो आप कहेंगे ठीक है हमारा 15 मिलियन का प्रॉफिट है, लेकिन अगर टैक्स रिकॉर्ड करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 14 मिलियन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट्स हैं, यूजर हैं, शेयर होल्डर हैं या जो भी ऑनर्स हैं, या अगर आप खुद ऑनर हैं या आप जॉब मैनेज कर रहे हैं, तो जो रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगी वो ठीक तरीके से रिजल्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमने अभी तक स्टडी किए, जिसमें हमने देखा कि मंथली सेल टैक्स रिटर्न, फिर हमने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट देखी, और उसके बाद हमने ये देखा कि तीसरा पॉइंट कि हमने प्रोविजन बनानी है। लास्ट जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको मंथली मैनेज अगर आप नहीं करते तो साल पे एंड पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो ये है कि जो एडवांस टैक्स है, यानी कि एडवांस टैक्स से मुराद ये है कि अगर कोई टैक्स कस्टमर ने आपका डिडक्ट किया हुआ है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स, कि कोई कस्टमर है उसने आपका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है सेक्शन 153 के अकॉर्डिंगली, मतलब आपने सेल की, उसने आपको पेमेंट की और आपका 153 के मुताबिक फॉर एग्जांपल 4% टैक्स विदड्रॉल कर लिया है, तो आपने तो अपने एडवांस टैक्स के लेजर में, ये आपके पास लेजर चल रहा होगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे जी मेरा 1 मिलियन डिडक्ट हो गया है, मेरा 0.5 मिलियन डिडक्ट हो गया है, 0.3 मिलियन डिडक्ट हो रहा है। तो ये आप एंट्री तो रिकॉर्ड कर रहे हैं,
लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपका कस्टमर इसको जमा ही नहीं करवा रहा, तो आपने मंथ एंड के ऊपर ये एक्सरसाइज रखनी है कि जो इस लेजर के अंदर नया बैलेंस आएगा या जो पुराना बैलेंस है उन सब के सीपीआर आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आप उस कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करें, फॉलोअप रखें, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखें कि मुझे इसका सीपीआर दें, जो आपने टैक्स जमा करवाया है उसकी डिटेल दें। मतलब ये है कि इसके अंदर अगर 3 ट्रांजैक्शंस हैं तो उसका एविडेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये अगर आप 4 जो अकाउंट्स हैं, 4 डिफरेंट तरह के जो पॉइंट्स हैं, इसको मंथ एंड पे रिकंसाइल रखेंगे तो 90% तक जो टैक्स के आपके रिस्क है वो मंथली कंट्रोल्ड होंगे। आप अपनी जॉब पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे, आप अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपका जो वर्क स्टाइल है वो डिफरेंट होगा क्योंकि आप टाइमली बेसिस पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको एज देती हैं डिफरेंट जगह पे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि मेरा रिस्क किस हद तक मैनेज हो चुका है। अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को भी सही तरीके से जो डाटा है वो सही तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके जो वर्किंग है वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सबको पता है, लेकिन इनको बार बार डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी हैबिट बनाएं। इसको अगर आप सही तरीके से मैनेज करेंगे तो 90% जो चीज़ें हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया है को आप टाइमली बेसिस पे मैनेज कर सकेंगे। इससे रिलेटेड कोई पॉइंट हो आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा भी कई पॉइंट है, लेकिन जो मेजर फोकस करने वाले पॉइंट है वो एटलीस्ट आपको ये हर बिजनेस के अंदर मिलते हैं, इसको आप लाजमी मैनेज करें। कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप डिस्कस कीजिए कमेंट्स बुक्स में, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करें ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।